हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और सुनाओ कैसे हो? यार कितने दिनों बाद मिले हो तुम ऑनलाइन मेरे को। है कि नहीं? और बताओ। मस्त हो? बढ़िया हो? जीवन में सब अच्छा चल रहा है? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सर काला चश्मा लगा के आया करो आप। क्यों? काला चश्मा क्यों लगा के आऊं मैं? बेमतलब मजे ले रहा है हरीश। चलो, एक बारी ना ज्वाइन हो जाए सब लोग बच्चे। 20 साढ़े 10 का टाइम मैंने बोला था, बट 10:27 हुए अभी। तो अभी आएंगे आराम आराम से। तब तक मैं आप लोगों से बातें कर लेता हूँ। हाय चेतना। हाय हरीश। तन्नु गुप्ता हेलो। हर्षी, अमृता। एक बच्चे ने ना नाम लिखा हुआ है, नाम नहीं बताऊंगा, तो फिर मैं आपका नाम कैसे लूंगा? हेलो हरीश। अरजीत भैया, जय श्री राम। श्वेता परिहार, हेलो। हेलो आंचल, हेलो आकांक्षा। सर आपने गाना नहीं सुना, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा? खूब है करिश्मा। अरजीत यार, मैं बस से क्लास ले रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। आकांक्षा मैंने बोला है, हेलो आकांक्षा। और सुनाओ। कैसन बा? कैसन बा? डिनर अभी नहीं हुआ है, डिनर अभी बाद में होगा। तुम लोग को मैंने पहले इसलिए बता दिया था, डिनर विनर करके बैठ जाओ तुम लोग। मेरा डिनर अभी बाद में होएगा। आप शाम को भी आए थे ना? कहाँ पे आया था? कहाँ आया था भाई मैं शाम को? ओ भाई, कह रही शाम को भी आए थे ना। हर्षी की तबीयत खराब है, फिर भी वो क्लास ले रही है। और क्या चाहिए? अच्छी बात है ना। गुड इवनिंग भूमिका। भूमिका नहीं, भूमि गुप्ता। गुड इवनिंग गरिमा। अच्छा, सैलरी की क्लास थी शाम को, उसमें मैं ही आया था। हाँ, उसमें तो मैं ही आया था ना। गुड इवनिंग अंजलि। चलो, आओ। कितने घंटे पढ़ोगे ईमानदारी से बताओ? 4 5? कितने घंटे पढ़ोगे? कितने घंटे पढ़ना चाहते हो? 4 घंटे, 5 घंटे? जो जितने घंटे आप बोलो। सुबह तक पढ़ा दो भाई साहब। चलो, 6 7 घंटे मिनिमम। आओ लिखो। पहले क्लबिंग निपटाते हैं अपना। ठीक है। लिखो। सेक्शन नंबर 61। लिखो सेक्शन नंबर 61। अभी डिनर नहीं होएगा, बाद में होएगा, पहले तुम फटाफट से पढ़ लो। सेक्शन नंबर 61 लिखो। रेवोकेबल ट्रांसफर। आवाज क्लियर है मेरी एकदम? लिखो रेवोकेबल ट्रांसफर। रेवोकेबल ट्रांसफर। पहले रिवाइज कराऊं? चलो रिवाइज कर लो पहले एक बार सारा, देखो। क्लबिंग में हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले? बेसिकली क्लबिंग का मतलब क्या होता था कि एक व्यक्ति की इनकम दूसरे के हाथ में क्लब हो जाएगी। तो मैंने बोला था इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड की इनकम जो होती है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाती है, पर वो वाले पेरेंट के हाथ में क्लब होती है जिसकी इनकम ज्यादा होती है। अगर फादर की इनकम ज्यादा है तो उनके हाथ में क्लब हो जाएगी, मम्मी की इनकम ज्यादा है तो उनके हाथ में क्लब हो जाएगी। पर 3 केसेस ऐसे होते हैं जहां पर माइनर चाइल्ड की इनकम जो है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होती है। ठीक है। माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होती है। वो कौन से 3 केस ऐसे होते हैं सर? वो 3 केस होते हैं, पहला, अगर वो व्यक्ति अपने मैनुअल वर्क से कुछ कमाए, या फिर वो स्किल टैलेंट से कमाए, या फिर उसको कोई डिजीज से वो सफर कर रहा है जो दी हुई है अंडर सेक्शन 80 यू। ठीक है। ये हमने लिखा था इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड। अच्छा, एक चीज
ये भी यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये थी कि अगर माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स की इनकम में इंक्लूड होती है ना, तो एक 1500 रुपए की एग्जामिशन है, डिडक्शन है, वो मिल जाती है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 32। बट अगर आप 115 बीएससी ले लेते हो तो ये फिर आपको 1500 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। चाइल्ड के अंदर स्टेप चाइल्ड भी आता है, लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड भी आता है। मैरिज इफ मैरिज डज नॉट सबसिस्ट, मतलब कि पेरेंट्स का क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया, तो फिर जो पेरेंट माइनर चाइल्ड को मेंटेन कर रहा होगा उनकी इनकम में क्लब कर देंगे। और अगर एक बार एक पेरेंट के हाथ में क्लब हो जाए, जैसे पापा के हाथ में क्लब हो गई, तो हर बार फिर पापा के हाथ में क्लब होगी, मम्मी के हाथ में क्लब नहीं होगी। बट अगर एओ चाहे तो कर सकता है, चेंज कर सकता है, मतलब पापा की जगह मम्मी के हाथ में क्लब कर सकता है। ठीक है। और क्लबिंग प्रोविजन है जो वो माइनर मैरिड डॉटर के केस में भी लगेंगे। फिर हमने एक केस ये वाला बनाकर देखा था एग्जाम्पल कि सर मान लो कोई पर्सन है, उसने अपने माइनर चाइल्ड को माइनर चाइल्ड ने कोई अपनी इनकम जो है वो अपने स्किल और टैलेंट से कमाई। ठीक है। और वो स्किल और टैलेंट से कमाने के बाद उसने पैसे कमाए, तो वो उसका हाथ में टैक्सेबल होगा या पापा के हाथ में क्लब हो जाएगा? तो मैंने बोला था वो हैरी के हाथ में टैक्सेबल होगा, पापा के हाथ में क्लब नहीं होगा। बट फिर उसको एफडी करा दी और एफडी पे जो इंटरेस्ट आ रहा है फिर वो पापा के हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसका कोई स्किल टैलेंट नहीं है। अगर कोई आपने एसेट ट्रांसफर करी स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन या फिर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब या तो आपने कंसिडरेशन लिया ही नहीं, या फिर अगर आपने कंसिडरेशन लिया बट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लिया, तो फिर जो इनकम अराइज होगी उस एसेट से वो क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर, मतलब इन द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड, in the hands of spouse. If any individual transfer any asset to his or her spouse without consideration or for inadequate consideration, then income arising out of such asset is received by the transferee. Income receive तो ट्रांसफर ही करेगा, पर उस पर टैक्स कौन देगा? ट्रांसफरर देगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर ना आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए वो एसेट के ट्रांसफर के समय भी होना चाहिए और इनकम अक्रूवल के समय भी होना चाहिए। यानी आप लोग हस्बैंड वाइफ होने चाहिए जब एसेट ट्रांसफर हुई तब भी, और जब इनकम अक्रू हुई तब भी। ठीक है। अगर एसेट ट्रांसफर हुई है इस वजह से क्योंकि आपका एग्रीमेंट हो गया है टू लिव अपार्ट, मतलब हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं, उनका आपस में एग्रीमेंट हो गया कि वो लोग अपार्ट में रहेंगे, मतलब अलग अलग रहेंगे, तो फिर उस केस में अगर इनकम ट्रांसफर हो जाती है, उस केस में एसेट ट्रांसफर हो जाती है, तो फिर वो केस में आप पर क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे। ठीक है। और अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी मान लेते हैं हमने अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर दी, तो उस पर तो वैसे भी सर सेक्शन 27 लगता था, किसका? हाउस प्रॉपर्टी का, डीम्ड ऑनर। तो फिर हम वहां पर सेक्शन 27 लगाएंगे, 64 नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों सेक्शन एक साथ लग रहे हैं और सेम ही कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, तो 27 फॉलो होगा, 64 फॉलो नहीं होगा। फिर हमने एक एग्जांपल बनाया था कि ये लिविंग रिलेशनशिप या फिर फ्रेंड्स वगैरह या फिर एंगेजमेंट, ये सब मैरिज नहीं होती है। आपकी मैरिज तभी कहलाएगी जब एक्चुअल में मैरिज होगी, और तभी ही आप पर क्या लगेंगे? क्लबिंग प्रोविजन लगेंगे। अगर आपने ऐसे ट्रांसफर करी सन्स वाइफ को, अगेन वो इनकम आपके हाथ में क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। ठीक है। और आपका वो जो रिलेशनशिप होता है फादर इन लॉ और वो मतलब सन्स वाइफ है, तो वो बहू का और वो जो सास का रिलेशन है या बहू का और जो ससुर जी का रिलेशन है वो सबसिस्ट करना चाहिए। फिर हमने एक पढ़ा था क्रॉस गिफ्ट, इसके बारे में मैं आज थोड़ा सा और बताऊंगा। क्रॉस गिफ्ट में हमने क्या बुद्धि लगाई थी कि काम करते हैं, अगर अपनी अपनी वाइफ को ऐसे ट्रांसफर करेंगे तो स्पाउस वाले क्लॉज में पकड़े जाएंगे, तो इन्होंने क्या करा था, अपनी अपनी स्पाउस को ऐसे ट्रांसफर नहीं करी। इन्होंने बोला हम उसकी स्पाउस को ट्रांसफर करेंगे, और उसने बोला कि आप इनको क्या कर देना? ट्रांसफर कर देना। तो अगर ऐसा आप करते हो तो भी इनकम आपके हाथ में क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। ठीक है। फिर हमने ये वाला क्लॉज सबसे अच्छा पढ़ा था कि मान लो अगर आपका या आपके रिलेटिव का किसी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? आपका उस कंसर्न में 20% और मोर वोटिंग पावर है, अगर वो कंपनी है तो, या अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें 20% और मोर का आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऐसी किसी कंसर्न से आपके स्पाउस को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन आपके हाथ में क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। बट ये देखना पड़ेगा कि वो जो स्पाउस को सैलरी वगैरह मिल रही है ना, वो जो स्पाउस है वो कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस ना करती हो तो ये क्लबिंग होगी। अगर मान लो उनकी अपनी टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से उनको इनकम मिल रही है तो फिर ये क्लबिंग प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है सर, देखो ना, मान लो मैं एक व्यक्ति हूं, जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया था कमल का। अब कमल जो है और इसकी जो वाइफ है कमली, ये दोनों का उस कंसर्न में 10-10% इंटरेस्ट है। अब देखा जाए तो कमल के एंगल से देखूंगा तो कमल जो है उसकी 10%, मतलब उसका 10% इंटरेस्ट है और उसकी वाइफ का भी 10 है, तो अब आपका खुद का और अपनी स्पाउस, मतलब अपने रिलेटिव्स के साथ मिलाकर देखा जाता है सब्सटैंशियल। अब ऐसे तो आपका 10 है और आपकी वाइफ का भी 10 है, तो आपका तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बन गया, तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। अब ऐसी कमली के एंगल से देखो भाई, वो अगर देख रही तो बोल रही है मेरा भी 10 है और कमल का भी 10% है, तो इस हिसाब से तो उस कमली का भी क्या हो गया? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया।
अब कमल को जो सैलरी मिलेगी वो कमली के हाथ में क्लब हो जाएगी। तो सर अगर दोनों ही ऐसे फंस जाएं तो किसके हाथ में क्लबिंग प्रोविजन लगते थे? तो मैंने बोला था इसको हटाकर अदर इनकम देखी जाती है, जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में वो क्या कर दी जाएगी? क्लब कर दी जाएगी। और लास्ट में एक सेक्शन 60 पढ़ा था, सेक्शन 60 में ये पढ़ा था कि अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर करी, आपने सीधा इनकम ही ट्रांसफर करवा दी। जैसे मान लो मैंने ना एसेट नहीं ट्रांसफर करी, मैंने एफडी नहीं दी, मैंने कुछ हाउस प्रॉपर्टी नहीं दी, मैंने बोला एक काम करो हाउस प्रॉपर्टी मेरी ही रहेगी पर इसका जो रेंट आएगा ना वो इसके अकाउंट में ट्रांसफर करते रहना। या फिर मैंने एफडी ट्रांसफर नहीं करी, मैंने बोला इसका जो इंटरेस्ट आएगा ना ये मेरे बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर करते रहना। तो वो इनकम सीधा उसके अकाउंट में जा रही है बिना एसेट के ट्रांसफर करे, तो वो इनकम भी आप ही के हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सेक्शन नंबर 61 रेवोकेबल ट्रांसफर। चल सकता हूं आगे? कैन आई मूव फर्दर अहेड? क्या बोल लो, चमक रहा हूं मैं आज। आज लाइट आ रही है ना, एक लाइट फालतू चलाइए। जोमैटो वालों को देख रहे हो तुम, मजे ले रहे हैं। उसमें ना उसमें ना जोमैटो को भी टैग करना। चलो अब हम लिखते हैं रेवोकेबल ट्रांसफर। रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? अच्छा व्हाट इज रेवोकेबल? रेवोकेबल का मतलब होता है रेवोकेबल का मतलब होता है रेवोकेबल का मतलब होता है कि जो चीज आप ट्रांसफर करके वापस ले सको, जो चीज आप ट्रांसफर करके वापस ले सको। तो अगर ट्रांसफर रेवोकेबल नेचर का होता है ना तो फिर उसकी इनकम जो होती है वो क्लब हो जाती है। अनूप सर के यूट्यूब चैनल पे मेरा कमेंट अनहाइड कर देना। कौन सा वाला बेटा? ऐसा क्या लिख दिया जो हाइड हो गया? रेवोकेबल का मतलब होता है आपने कोई एसेट ट्रांसफर करी, वो रिवोक होकर आपके पास वापस आ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं रेवोकेबल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? रेवोकेबल ट्रांसफर। ठीक है, लिखो इन केस ऑफ रेवोकेबल ट्रांसफर। देखो अगर आपका ट्रांसफर इररेवोकेबल है, मतलब आपने जीवन दान के लिए उसको एक तरीके से वो एसेट दान में दे दी है, फिर तो वो आपके पास आएगी नहीं ना कभी, तो फिर उस पर क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगते। बट अगर तुमने कुछ ऐसा झोल किया हुआ है कि चल तू आज एसेट रख ले, थोड़े दिन मेरे बाद मेरे को ना वापस दे दियो, एक तरीके से इनकम को रूट करवाने का तरीका हो गया, तो अगर आपने ऐसे रेवोकेबल ट्रांसफर करा ना तो वो रेवोकेबल ट्रांसफर वाली जो एसेट की इनकम होगी वो भी आपके हाथ में ही क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। मेरे कमेंट शो नहीं होते वो बेटा इसलिए होता है क्योंकि ना मॉडरेटर लगे होते हैं जनरली चैनल्स पे, तो क्या होता है कि कोई भी ऐसा मतलब ऐसा वियर्ड सा कुछ आएगा ना तो ऑटोमेटिकली वो उसको हाइड कर देता है। हम नहीं करते उसको हाइड, वो ऑटोमेटिकली हाइड कर देता है ताकि एब्सर्ड या कुछ भी ऐसा कुछ कमेंट जो हो या कुछ ऐसा गलत हो तो वो एकदम से शो ना हो, फिर उसको अप्रूव करते हैं तो शो होता है ऐसा। लिखो इन केस ऑफ रेवोकेबल ट्रांसफर, इन केस ऑफ रेवोकेबल ट्रांसफर, in case of revocable transfer, income is received by transferee, 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 but tax is to be paid by the transferor. But tax is to be paid by the transferor. तो अगर आपने कोई रेवोकेबल एसेट ट्रांसफर करी, रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है कि आपने एसेट ट्रांसफर करी बट वो 2 दिन मतलब कुछ 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1-2 साल बाद वो आपके पास वापस आ जाएगी। आपने ऐसा एग्रीमेंट करा है कि मैं ट्रांसफर तो कर रहा हूं बट कुछ टाइम बाद मैं इसको रिवोक कर लूंगा, ये एसेट घूम के वापस मेरे पास आएगी। तो फिर ये तो एक तरीके से तुमने इनकम को डाइवर्ट करने का तरीका निकाला है कि चलो जब तक मेरी इनकम ज्यादा है तो इसकी कोई इनकम नहीं है, एक काम करता हूं इसके नाम में एसेट ट्रांसफर कर देता हूं, तब तक जो इनकम आएगी इसके हाथ में आएगी। इसकी कोई इनकम है नहीं अपने से तो इसको बेसिक एग्जम्पशन का फायदा मिल जाएगा, उस पे टैक्स बचा लूंगा और कल को ये एसेट वापस खुद से ही अपने पास वापस ले लूंगा। तो ऐसा नहीं होगा, अगर आपने रेवोकेबल ट्रांसफर करा तो वो आप ही के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। वो आप ही के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब
आगे लिखो, बट इसकी एक एक्सेप्शन है, इसकी एक एक्सेप्शन है, देखो इसकी एक एक्सेप्शन, इसकी एक एक्सेप्शन क्या है, इफ ट्रांसफर इज रिवोक्ड, इफ ट्रांसफर इज रिवोक्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ट्रांसफर और बेनिफिशियरी, आफ्टर द डेथ ऑफ ट्रांसफरी और बेनिफिशियरी, अगर एसेट रिवोक होती है जिसको आपने ट्रांसफर करी, मान लो उसकी डेथ हो गई, अब डेथ की वजह से एसेट वापस से आपके पास आ गई है, या जिस बेनिफिशियरी को, जिसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो एसेट ट्रांसफर करी थी आपने किसी व्यक्ति को, वो बेनिफिशियरी की डेथ हो गई है, तो फिर इस केस में एसेट वापस घूम के आपके पास आ गई है, तो क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेंगे। इफ ट्रांसफर इज रिवोक्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ट्रांसफरी और बेनिफिशियरी, देन अबव प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, then above provision is not applicable। देन above provision is not applicable, यानी अगर उसके मरने के बाद एसेट ट्रांसफर हो रही है ना, मतलब रिवोक हो रही है, वापस से आ रही है आपके पास, तो हम ये मानेंगे कि ये एक तरीके से इररेवोकेबल ट्रांसफर है, फिर तो जो इनकम हुई होगी वो ट्रांसफरर के हाथ में नहीं, ट्रांसफरी के हाथ में ही क्या होगी, टैक्सेबल होगी, फिर वो इनकम ट्रांसफरी के हाथ में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। मान लो मैंने किसी को एसेट ट्रांसफर करी किसी के बेनिफिट के लिए, अब वो जो बंदा था ना बेनिफिशियरी, उसी की डेथ हो गई, तो फिर ये जो एसेट है हम इसको क्या मानेंगे, इररेवोकेबल ट्रांसफर ही मानेंगे, मतलब उस दरमियान जो उसने इनकम कमाई होगी वो उसी के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेक्शन 64 सबसेक्शन 2, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 लिखो, एसेट ट्रांसफर्ड टू एचयूएफ, एसेट ट्रांसफर्ड टू एचयूएफ, एसेट ट्रांसफर्ड टू एचयूएफ, मान लो कि ये मैं हूं, मैंने अपनी एचयूएफ को कैश ट्रांसफर करा 10 लाख रुपए, मैंने अपनी एसेट, मैंने अपनी एचयूएफ को कैश ट्रांसफर करा 10 लाख रुपए, एचयूएफ ने आगे बैंक में इसकी एफडी करा दी, एचयूएफ ने आगे बैंक में इसकी क्या करा दी, एफडी करा दी, मान लेते हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो बैंक ने जो एचयूएफ को इंटरेस्ट दिया होगा, बताओ कितना इंटरेस्ट दिया होगा, एट द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट कितना पे करा होगा बैंक ने एचयूएफ को, क्या मैं बोलूं 1 लाख का इंटरेस्ट पे करा होगा, तो ये जो 1 लाख है ना, ये रिसीव तो हुए एचयूएफ को, बट ये क्लब हो जाएंगे इन द इनकम ऑफ करण, ये रिसीव तो हुए एचयूएफ को, बट ये क्लब हो जाएंगे इन द हैंड्स ऑफ करण। आज तुम लोग चैट पे लिख ही नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है, ये इनकम 1 लाख की रिसीव तो होगी एचयूएफ को, पर ये क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ करण। लिखो इफ एनी इंडिविजुअल, मेरी ना ये खांसी से परेशान मत होना, कल तक आई ट्राई किए थोड़ा कम हो जाए। इफ एनी इंडिविजुअल, आज के लिए सॉरी, इफ एनी इंडिविजुअल if any individual transfers any asset, transfers any asset, if any individual transfers any asset transfers any asset to his HUF, to his HUF, या तो विदाउट कंसिडरेशन या फिर और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन,
or for inadequate consideration, then income from such asset is received income from such asset is received by HUF but taxable in the hands of individual. But taxable in the hands of individual. But taxable in the hands of individual. ब्रैकेट में लिख लेना ट्रांसफर. तो अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई एसेट ट्रांसफर करी अपनी एचयूएफ को, तो वो अभी भी टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ दैट इंडिविजुअल. ठीक है. जैसे मान लो मेरे पास एक घर था, मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी थी, अब मैंने अपनी एचयूएफ को ट्रांसफर कर दी हाउस प्रॉपर्टी, और उससे रेंटल आ रहा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी जो है जिससे रेंटल आ रहा है, वो रेंटल इनकम एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल होगी या मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी? मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी. जिस व्यक्ति ने उस एसेट को ट्रांसफर करा अपनी एचयूएफ को, तो एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी. दैट इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर. दैट इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर. कैसे होगी खांसी ठीक? जब गले को आराम ही नहीं देंगे. तो अभी रात को दूंगा ना, कल फिर क्लास टाइम में. यार ये तो है ही है ना, अब इसमें तो रोक ही नहीं सकते अपन, क्या करें. मेरा मन करा तो मैंने ले ली क्लास, क्योंकि फिर हो जाएगा यार इसी बहाने. पता है आराम कर लेंगे बाद में. क्लियर है? बोलो. चलो आगे. बताओ 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 बताओ. हाँ मैं अभी लेके आऊंगा यार. चलो आगे. जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ. चलो आगे लिखो. एक बात बताऊं, सुनो. मान लो कि जो एचयूएफ थी उसका पार्टीशन हो गया. क्या हो गया? पार्टीशन. अब जब एचयूएफ का पार्टीशन होगा, तो आपको पता है एचयूएफ के पार्टीशन पे जो एसेट्स होती हैं वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगी. तो जो मैंने एचयूएफ को एसेट ट्रांसफर करी थी वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो वो वापस से घूम के मेरे पास आएगी. तो यानी वो एसेट तो वापस मेरे पास ही आ गई और मेरी ही थी. तो उस पोर्शन पे देखो, पूरी एसेट तो वापस मेरे पास नहीं आएगी ना, क्योंकि अब तो वो एचयूएफ के नाम में मैंने ट्रांसफर कर दी थी. मेरी बात को समझो. मैंने कोई एसेट एचयूएफ को ट्रांसफर करी थी, एचयूएफ उस पे इनकम कमा रहा था, तो मैंने बोला वो जो इनकम आ रही होगी वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगी. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेटर ऑन कल को चल के अगर मान लो एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है, तो जब एचयूएफ का पार्टीशन होगा तो एचयूएफ अपनी सारी एसेट्स मेंबर्स के बीच में बांटेगा. तो मेरा जितना शेयर बनता होगा उस एचयूएफ के अंदर, उस एसेट में मुझे भी तो उतना हिस्सा मिलेगा ना. और मुझे वो वाली एसेट भी वापस से मिलेगी जो मैंने खुद ही ट्रांसफर करी थी. मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मुझे वो वाली एसेट भी वापस से मिल जाएगी जो मैंने ट्रांसफर करी थी. तो उसकी इनकम तो वैसे भी मेरे हाथ में क्लब हो रही थी जब वो एचयूएफ के पास भी पड़ी थी. अब जो मुझे हिस्सा मिल गया वो वैसे भी मेरी एसेट ही है, तो मेरे ही हाथ में उसकी इनकम क्लब होगी. पर मेरी एक बात समझो, जो एसेट मैंने एचयूएफ को ट्रांसफर करी थी, जब एचयूएफ का पार्टीशन होगा तो एचयूएफ वो सब मेंबर्स में बांटेगा. एचयूएफ उस एसेट को सब मेंबर्स में बांटेगा. तो मुझे तो मेरा हिस्सा मिला होगा, मेरी वाइफ को भी तो उस एसेट में हिस्सा मिल गया होगा. अब उस पे जो इनकम आएगी, यानी वाइफ वाले पोर्शन पे जो इनकम आएगी ना, तो लॉ बोलता है वो भी आपके हाथ में क्लब हो जाएगी. ऐसा मान लेंगे कि ये एसेट तुमने वाइफ को ट्रांसफर करी है. ये एसेट तुमने वाइफ को ट्रांसफर करी है, तो ये वही वाला केस बन जाएगा, एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस. और जब तुमने स्पाउस को ट्रांसफर करी है, तो उस पे जो स्पाउस इनकम कमाएगी ना, वो भी तुम्हारे हाथ में क्लब हो जाएगी. ओ भाई क्या बुद्धि लगाता है लॉ. देख रहे हो? तुम्हें समझ में आया क्या बोला इसने? इसने बोला है कि कल को चलकर अगर एचएफ का पार्टीशन होता है, तो पार्टीशन में हर मेंबर को उसके शेयर के हिसाब से एसेट मिल जाएगी. हाँ मिल जाएगी. हाँ मिल जाएगी. बोलो हाँ है ना?
बात समझ में आई? सबको अपने अपने शेयर के हिसाब से एसेट मिलेगी। तो लॉ यहां पर क्या कहना चाह रहा है, देखो आपकी वाली जो एसेट होगी उसका भी तो पार्टीशन होगा, उसके भी तो हिस्से बटेंगे, तो उसमें जितना पोर्शन आपकी वाइफ को मिलेगा ना, उस पे जो इनकम वाइफ रिसीव करेगी वो भी आप ही के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। आप जो पोर्शन रिसीव करोगे उस पे तो आप ही की इनकम होगी, आप ही टैक्स दोगे, बट आपकी जो वाइफ के हाथ में आ जाएगी वो एसेट, यानी स्पाउस के हाथ में आ जाएगी, तो स्पाउस उस पे जो इनकम रिसीव करेगी ना, वो पोर्शन भी आप ही के हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। ठीक है, लिखो लिखो, आफ्टर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, आफ्टर, सर उसमें हमारे बच्चों को अगर कोई शेयर मिल गया तो उसके बारे में लॉ साइलेंट है, वो यहां पर कुछ नहीं है, बट स्पाउस वाले पोर्शन पे जो इनकम आएगी ना वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगी। आफ्टर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, बच्चे पूछ रहे हैं ऐसा क्यों, क्योंकि बीवी आपकी है ना, तो वो एक तरीके से ऐसा मान रहे कि झोलबाजी ना हो। कह रहे एक तरीका है बचाने का, हस्बैंड की डेथ हो जाए। ओ भाई, आफ्टर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, कैसे पागल हो तुम, लिखो आफ्टर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, इनकम फ्रॉम सच एसेट रिसीव्ड बाय, इनकम फ्रॉम सच एसेट रिसीव्ड बाय स्पाउस shall be clubbed in the hands of individual, shall be clubbed in the hands of individual। कृति आएगा भी ये, आफ्टर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ इनकम फ्रॉम सच एसेट रिसीव्ड बाय स्पाउस शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, तो वो इनकम क्लब हो जाएगी, वो इनकम क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल। बोलो ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने एचयूएफ को, एग्जांपल, मैंने एचयूएफ को कितने रुपए ट्रांसफर करे थे, 10 लाख रुपए ना, और एचयूएफ ने वो एफडी करा दी थी। अब जब एचयूएफ का पार्टीशन होगा तो एफडी 4 लोगों में बटेगी। मान लो एग्जांपल करते हैं, मान लो एक एग्जांपल है, ये एचयूएफ है और वो जो एफडी है ना, पार्टीशन में उसका पार्टीशन हुआ, मतलब एचयूएफ का पार्टीशन हुआ तो एसेट का भी पार्टीशन हुआ, तो ये 4 लोगों में बट गई। लेट्स से वो इंडिविजुअल स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर ऑफ इंडिविजुअल, और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल। और मान लो सबका इक्वल शेयर था, तो इसको कितना मिला, 2.5 लाख, इसको कितना मिला, 2.5 लाख, इसको कितना मिला, 2.5 लाख, इसको कितना मिला, 2.5 लाख। अज्यूमिंग ऑल मेंबर्स ऑफ एचयूएफ हैव इक्वल शेयर, तो इसके 2.5 लाख पे 10% इंटरेस्ट आएगा, कितना, 25,000, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, कितना आएगा, 25,000, इस पर भी 25,000, इस पर भी 25,000 और इस पर भी 25,000। अब मुझे बताओ इंडिविजुअल के हाथ में कौन कौन सी इनकम आएगी, इन दोनों इनकम पर बोथ ऑफ दीज इंटरेस्ट shall be taxable in the hands of such individual, in the hands of
सच इंडिविजुअल। अच्छा, अगर हमने कोई ऐसे ट्रांसफर करी, पूरे पैसे ले लिए, तो क्लबिंग लगेगा? अगर हमने कोई ऐसे ट्रांसफर करी किसी को भी, जैसे सन्स वाइफ को, स्पाउस को, और पूरे पैसे ले लिए, तो क्लबिंग लगेगा? पूरे आपने बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जो जेन्युइन पैसे बनते हैं वो ले लिए। जैसे मान लो कोई लैंड ट्रांसफर करी, कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, वो 10 करोड़ की है, मैंने 10 करोड़ रुपए लिए पूरे, प्रॉपर एग्जैक्ट वही पैसे लिए, तो क्लबिंग लगेगा? नहीं ना। लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स, लिखो नोट नंबर 1, क्लबिंग प्रोविजन, क्लबिंग प्रोविजन, क्लबिंग provisions shall be applicable only in case of without consideration or inadequate consideration. Clubbing provision shall be applicable only in case of without consideration or inadequate consideration. क्लबिंग प्रोविजन सिर्फ लगेंगे आपके विदाउट कंसिडरेशन के केस में या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के केस में। एक बार ना एक ऐसा केस हुआ, वो कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में जाकर कंटेंशन क्या रखी एसएससी ने, हस्बैंड वाइफ ने। हस्बैंड ने बोला मैंने ऐसे ट्रांसफर करी है, तो वाइफ बोली मैं बदले में प्यार भी तो करती हूं। हस्बैंड ने बोला मैंने ऐसे ट्रांसफर करी है, तो वाइफ क्या बोली, मैं बदले में प्यार भी तो करती हूं। तो कोर्ट ने बोला कि ये प्यार व्यार तो ठीक है, बट कंसिडरेशन कहां है? कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, कि आप भी रिटर्न में कुछ दे रहे हो ना। तो वाइफ ने क्या बोला कि भाई मैं प्यार भी तो करती हूं। तो लव एंड अफेक्शन इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन, कि इन्होंने प्यार के बदले ही तो मेरे को एसेट गिफ्ट कर दिया एक तरीके से, तो आप क्लबिंग प्रोविजन क्यों लगा रहे हो? तो गवर्नमेंट ने बोला, इधर सुनो मेरी बात, गवर्नमेंट ने बोला भाई लव एंड अफेक्शन इज अ कंसिडरेशन बट इट इज नॉट अ एडेक्वेट कंसिडरेशन। लव एंड अफेक्शन कंसिडरेशन होगा, बट वो एडेक्वेट कंसिडरेशन कभी भी नहीं माना जाएगा, तो इसलिए हमेशा क्लबिंग प्रोविजन लगेंगे। ठीक है, लिखो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, natural love and affection may be good consideration, but not adequate consideration. But not an adequate consideration. Natural love and affection may be a good consideration, वो एक अच्छा consideration है, बट वो adequate consideration नहीं है, पर्याप्त consideration नहीं। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम बोल रहे हैं अगर इनकम होगी तो क्लब होगी, इनकम होगी तो क्लब होगी। मान लो सामने वाले बंदे को तो लॉस हो गया, तो लॉस भी क्लब होगा क्या? मतलब अगर सामने वाली पार्टी को लॉस हो जाता है तो लॉस तुम्हें मिलेगा या सिर्फ इनकम हमें मिलेगी? जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि आपने एफडी कराई, अब एफडी करा के मान लो उस पर लॉस हो गया, डाइल्यूशन हो गया कुछ, चलो एफडी का एग्जांपल ना भी लो, हाउस प्रॉपर्टी पे लॉस हो गया आपको, बल्कि कुछ कोई और आपने ऐसे ट्रांसफर करी, उस पर आपको लॉस हो गया। मतलब जो आपने ऐसे ट्रांसफर करी तो उससे इनकम नहीं आई, इनकम आती तो आपके हाथ में क्लब हो जाती, आपको लॉस हो गया, मतलब उस पर्सन को लॉस हो गया, तो क्या वो लॉस आपके हाथ में क्लब हो जाएगा या सिर्फ इनकम क्लब होती है? कैन लॉस बी क्लब्ड? लिखो इनकम इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो, इनकम इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो। क्या मतलब हुआ इसका? सो इफ देयर इज लॉस, so if there is a situation of loss,
So if there is a situation of loss, then also the clubbing provision shall be applicable. Then also the clubbing provisions shall be applicable. Then also the clubbing provisions shall be applicable. तो भी क्लबिंग प्रोविजन आप पर क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे. क्लियर. अब एक बात बताओ, मान लो सर ऐसा हुआ हमने किसी को एसेट ट्रांसफर करी और उसने इनकम कमाने की बजाय उसने वो एसेट बेच दी. हमने किसी को एसेट ट्रांसफर करी और उस बंदे ने, वो बहुत चालू निकला, उसने इनकम कमाने की बजाय वो एसेट ही बेच दी और उस पर उसको कैपिटल गेन हो गया, तो वो कैपिटल गेन क्लब हो जाएगा. तो वो कैपिटल गेन जो है वो क्लब हो जाएगा. आंसर इज यस सर, क्योंकि कैपिटल गेन इज ऑल्सो अ इनकम ना, तो आप कोई भी इनकम कमा रहे हो उस एसेट से, वो क्लब हो जाएगी ना. तो ये कैपिटल गेन आपके हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा. लिखो, इफ एसेट ट्रांसफर्ड, इफ द एसेट ट्रांसफर्ड, if the asset transferred is sold by transferee, then capital gain amount is treated as income and it shall be clubbed. And it shall be clubbed. If asset transferred is sold by transferee, then capital gain amount is treated as income and it shall be clubbed. तो हम उसे इनकम मानेंगे और उसे भी क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे. हम उसे इनकम मानेंगे और उसे भी क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे. समझ में आई बात. आगे लिखो पॉइंट नंबर 5. एक बात बताओ, मान लो मैंने अपनी स्पाउस को एसेट ट्रांसफर करी और उसने उस एसेट की जो फॉर्म है ना वही बदल दी, मतलब बीवी भी चालू निकली. उसने क्या करा कि स्वामी एक काम करते हैं, सुनो क्या बोली कि एक काम करते हैं, आपने मेरे को एफडी ट्रांसफर करी सपोज, तो अगर मैं एफडी पे इंटरेस्ट कमाऊंगी तो उस पर टैक्स तो आपके हाथ में क्लब हो जाएगा, मतलब इनकम तो आपके हाथ में क्लब हो जाएगी और टैक्स आपको देना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, मैं इस एफडी को बेच के ना इससे घर खरीद लेती हूं, फिर उस घर को बेच के उससे ज्वेलरी खरीद लेती हूं और फिर उस ज्वेलरी को बेच के फिर वो किसी कंपनी के शेयर्स में लगा देती हूं और वहां से डिविडेंड इनकम ले लेती हूं. तो क्या तब क्लबिंग होगी या नहीं होगी, क्या तब क्लबिंग होगी या नहीं होगी, क्या क्लबिंग प्रोविजन लगेंगे या नहीं लगेंगे. मतलब अगर एसेट की फॉर्म चेंज हो जाए और फिर इनकम आए तो क्लबिंग होगी. यानी मैं इसको एक और तरीके से पूछ लेता हूं, क्या इनकम क्लब होने के लिए एसेट का सेम उसी फॉर्म में होना जरूरी है जिसमें वो ट्रांसफर हुई थी, या अगर फॉर्म चेंज हो गई है तो चलेगा, या अगर फॉर्म चेंज हो गई है तो चलेगा. भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर एसेट का हम रूप परिवर्तन कर देते हैं, उसका जो उसका फॉर्म ऑफ एसेट है वही बदल देते हैं और फिर इनकम कमाते हैं, तो तब भी क्या प्रोविजन, क्या तब भी प्रोविजन आपके ऊपर क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे, या एसेट का सेम फॉर्म में होना जरूरी है. सर एसेट का सेम फॉर्म में होना जरूरी नहीं है. लॉ चंट है, लॉ ने बोला कि भैया अगर आप एसेट का फॉर्म भी बदल दोगे ना तो हम तब भी पकड़ लेंगे, आपकी इनकम उसी बंदे के हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी. लिखो लिखो, जैसे एग्जांपल बताता हूं, मिस्टर के ने मिस्टर के ने कैश ट्रांसफर करा 1 करोड़ रुपए मिसेस के को. ठीक है, मिसेस के ने क्या करा, इस कैश से
एफडी करा दी, फिर एफडी सेल कर दी, इससे हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, हाउस प्रॉपर्टी सेल कर दी, फिर इससे शेयर्स परचेज कर लिए और इस शेयर्स पर डिविडेंड इनकम आ गई। क्या आ गई? डिविडेंड इनकम। तो ये इनकम क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ये इनकम क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। लिखो, वेयर द एसेट इज ट्रांसफर्ड, वेयर द एसेट इज transferred and it is converted into and it is converted into other form income derived from such converted asset, income derived from such converted asset shall be clubbed. Income derived from such converted assets shall be clubbed. वो जो कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ एसेट से भी आपको इनकम आएगी ना, वो भी क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी, वो भी क्लब हो जाएगी। क्लियर? बोलो। अब जो अगला प्रोविजन समझाने वाला हूं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक, सुनिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट नंबर क्या है? 6। सुनो, मान लो कि ये कमल है। कमल है आज क्लास में या नहीं है? मान लो कि ये कमल है। कमल की स्पाउस का नाम क्या था? कमला, कमली, कमली। कमल की स्पाउस का नाम कमली। कमल ने कमली को कैश गिफ्ट दिया 1 करोड़ रुपए। ओ भाई साहब, सर कमल कहां से लाया 1 करोड़ रुपए? भाई बंदा सीएस बन गया, उसने 1 करोड़ कमा लिए। कमल कैश गिफ्ट दिया कमल ने 1 करोड़ रुपए का। किसको? कमली को। ओ भाई, कमली कौन है? वाइफ ऑफ कमल। वाइफ ऑफ कमल। कमल अपना एग्जाम्पल देके खेल चुका है। वाइफ ऑफ कमल। इसकी जो वाइफ थी ना, इसकी वाइफ चंट थी। इसकी वाइफ ने एफडी करा दी। इसकी वाइफ ने 1 करोड़ की क्या करा दी? एफडी। इसकी वाइफ ने क्या करा दी? एफडी। कितने की? 1 करोड़ की, एट द रेट ऑफ 10%। तो बताओ कितना इंटरेस्ट मिला होगा? बताओ कितना इंटरेस्ट मिला होगा? बताओ कितना इंटरेस्ट मिला होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 10 लाख रुपए इस पे इंटरेस्ट मिला होगा। बताओ कितने रुपए? 10 लाख रुपए। बताओ ये 10 लाख रुपए किसके हाथ में टैक्सेबल होंगे? बताओ ये 10 लाख रुपए किसके हाथ में टैक्सेबल होंगे? और मैं बोल रहा हूं, ये जो इसने कैश गिफ्ट दिया ना, ये दिया है 1 अप्रैल 2023 को। 1 अप्रैल 2023 को।
प्रीवियस ईयर 23-24 में 10 लाख का इंटरेस्ट आ गया, बताओ ये 10 लाख का इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ये 10 लाख का इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा? कमल के हाथ में, क्योंकि ये क्लब हो जाएगा उसके हाथ में। अगर आपने एसेट की फॉर्म चेंज भी कर दिया तो भी डजंट मैटर, ये इनकम जो है ये स्पाउस के हाथ में ही, मतलब जो ट्रांसफरर है उसके हाथ में ही क्लब हो जाएगी, तो कमल के हाथ में ये ट्रांसफर होगा। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे दिस इंटरेस्ट इट शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ कमल एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज IV, जो हम ऊपर पढ़ के आए। इस सेक्शन के हिसाब से ये एसेट जो है ये इंटरेस्ट इनकम जो है ये कमल के हाथ में क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। पर अब एक बात सोचना, ये जो 10 लाख की इनकम है ये तुमने टैक्स पर्पस के लिए क्लब कर दिए कमल के हाथ में, पर बेटा जी ये पैसे पड़े तो कमली के पास ही है ना। पहले मुझे इस बात का जवाब दे दो, हाँ या हाँ? भाई इस 10 लाख के इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स कमल देगा। तुमने इसकी इनकम को कमल की इनकम में जोड़ दिया, पर कमली ने ये पैसे थोड़ी कमल को दे दिए हैं, वो तो चंट है ना। ये इंटरेस्ट इनकम तो पड़ी अभी भी कमली के पास ही है ना। ये इंटरेस्ट इनकम अभी भी पड़ी तो कमली के पास ही है ना, बोलो हाँ है ना। अब कमली ने क्या करा कि इस 10 लाख की भी FD करा दी। इस कमली ने क्या करा, ये कमली असल में बहुत सयानी निकली। इस कमली ने क्या करा कि इस 10 लाख की भी क्या करा दी? FD करा दी। यानी इसने इसकी भी FD करा दी इसने इसकी भी FD करा दी, यानी इसने भी FD में जोड़ दिया। अब टोटल FD कितनी बन चुकी है? 1,10,00,000 की। अब टोटल FD कितनी बन चुकी है? 1,10,00,000 की। और प्रीवियस ईयर 24-25 में मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट मिला होगा, बताओ 10% के हिसाब से, क्या मैं बोलूं 11 लाख? मेरी बात को आराम से समझना, एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 24-25 में कमली को फिर से इंटरेस्ट मिला होगा 11 लाख रुपए? बोलो हां या ना। ग्यारह लाख का इंटरेस्ट मिला होगा। अब 11 लाख के इंटरेस्ट में कोई मुझे बता सकता है कि जितना कमल ने गिफ्ट किया था वो इंटरेस्ट कितना है? जितना कमल ने इंटरेस्ट किया था वो इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख रुपए। तो होता क्या है भैया, हमने एक एसेट ट्रांसफर करी स्पाउस को, स्पाउस ने उस पर इनकम कमाई, वो इनकम इसके हाथ में क्लब होगी, पर उस इनकम पे अगर कोई इनकम कमाओगे तो वो इसके हाथ में क्लब नहीं होगी। मतलब आपने जब 1,10,00,000 की FD पे 11 लाख का ब्याज कमाया ना, तो उसमें जो 10 लाख का ब्याज था, यानी ये 11 लाख में से जो 10 लाख का ब्याज होगा ये तो कमल के हाथ में क्लब हो जाएगा, पर जो 1 लाख का ब्याज होगा ना, ये अभी भी कमली के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। समझ में आई कहानी? ये अभी भी कमली के हाथ में टैक्सेबल होगा। यानी इनकम ऑन क्लब्ड इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड। इनकम ऑन क्लब्ड इनकम इज नॉट टू बी क्लब्ड। जो इनकम आपकी क्लब हुई है उस इनकम से अगर आपको इनकम कमाते हो तो वो क्लब नहीं होगी। समझ में आया? लिखो, इसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन इनकम। क्या बोलते हैं? सेकेंड जनरेशन इनकम। यानी यहां पर जो इनकम जनरेट हुई है, तो इसमें से मैं बोलूं, इसमें से ना ₹10 लाख जो होंगे शैल बी क्लब्ड, क्योंकि ये अभी भी पता है क्या माने जाएंगे, वो सी 1 करोड़ के 10 लाख हैं, तो ये तो उधर ही चले जाएंगे ना। शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ कमल। और ये जो 1 लाख है ना, it shall be taxable in the hands of Kamali. This ₹1 lakh shall be taxable in the hands of Kamali. लिखो, क्लबिंग प्रोविजन
clubbing provisions shall not be applicable clubbing provisions shall not be applicable to second generation income. To second generation income, that is income from accretion of ट्रांसफर्ड एसेट. इसको बोलते हैं कि आपने जो इनकम कमाई थी ना, जो आपकी क्लब हुई थी, आपने उसको एक्रीशन में डाल दिया. एक्रीशन का मतलब होता है उसी में ऐड हो गया ट्रांसफर्ड एसेट. अगर ट्रांसफर एसेट, जो एसेट ट्रांसफर हुई थी, अगर उसका एक्रीशन हो जाता है, उसकी इनकम भी उसी में जुड़ जाती है, तो फिर उस पे जो आप इनकम कमाओगे वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, उधर क्लब नहीं होगी. उधर क्लब नहीं होगी. समझ में आ गया यहां तक? जल्दी बताओ पहले फटाफट. यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ये कर लो फटाफट से, नोट करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो इसको नोट. डिनर ब्रेक कोई नहीं होएगा, सीधा छुट्टी होएगी. हो गया नोट? चलो पढ़ लिया? पूरा दिन टैक्स और एसएलसीएम में चला जाता भाई. क्लबिंग का मजा रात को ही तो है. कह रही अभी कितनी देर तक क्लबिंग चलेगी? क्लबिंग का मजा तो रात को ही है. चलो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे. 1 मिनट दो मेरे को, क्वेश्चन लगा दूंगा. हाँ जी. देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ए. ठीक है, एक मिस्टर ए है और इनकी ये सारी ट्रांजेक्शंस हुई हैं. इनकी ये सारी ट्रांजेक्शंस हुई हैं. ठीक है, पढ़ते हैं एक एक करके फिर समझते हैं. ठीक है, एंड दिस इज वेरी 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 क्रिस्प एंड वेरी ऑसम क्वेश्चन. ठीक है, तो ये अच्छे से करोगे ना तो तुमको क्लबिंग के काफी सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी. मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं पर्सनली इसको बहुत बेस्ट क्वेश्चन मानता हूं. तो पेपर में अगर आ भी सकता है, देखो एज इट इज सेम क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. तो अच्छा क्वेश्चन है, करोगे तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक ही क्वेश्चन में. ठीक है, देखो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुई इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ए. ज्यादा जूम करूंगा तो फिर वो चला जाएगा. चलो ऐसे देख लो. देखो अब देखो, अब ठीक है, अभी ठीक है. मिस्टर ए had a FD of 5 lakh in Bank of India
he instructed to the bank to credit the interest on deposit at the rate of 9% per annum from 1st of April to 31st of March to the savings account of Mr. B, son of his brother. Son of his brother. Okay. तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना एसेट ट्रांसफर नहीं करी, सीधा इनकम ट्रांसफर मार दी किसके, अपने भतीजे के अकाउंट में, टू हेल्प हिम इन हिज एजुकेशन। वो सब बहानेबाजी है। आपने 5 लाख का इंटरेस्ट जो था 9% कितना बैठेगा, 45,000, वो आपने सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये सेक्शन 60 लग जाएगा इस पे कि आपने इनकम ट्रांसफर करी विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, पर तब भी वो इनकम आप ही के हाथ में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। तो ये इनकम मिस्टर ए के हाथ में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे 45,000 शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ठीक है, आगे मिस्टर ए होल्ड्स 75% प्रॉफिट शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आ गया। मिसेज ए रिसीव्ड कमीशन, और मिसेज ए को वहां से 25,000 की कमीशन मिल रही है। मिसेज ए की कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, मिसेज ए कमली है, और अगर ये कमली है और इसको 75% और इसको जिस कंसर्न में ए का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है 75% शेयर है, वहां से इसको 25,000 की सैलरी मिल रही है, मतलब कमीशन मिल रही है, तो ये 25,000 की इनकम क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ये 25,000 की इनकम क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए गिफ्टेड अ फ्लैट टू मिसेज ए, और वहां से मिसेज ए को इनकम हो रही है कितनी, 52,000। अच्छा, मैं एक चीज नई और समझाना चाहता हूं आज, मेरी बात को समझना, क्योंकि अब आप हाउस प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो बहुत पहले ही। ठीक है, मैं एक चीज समझाता हूं। देखो, कहीं लिखा होता है ना ऐसा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिखा है कंप्यूटेड, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, कहीं ऐसे लिखा ना हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए, कंप्यूटेड शब्द नहीं लिखा, उन्होंने लिखा रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपए। तो पता है आपको वो 2 लाख लेना है, और फिर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है ना 30% ऑफ एनएवी, वो माइनस करनी है, वो माइनस करनी है। और इंटरेस्ट अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो फिर वो एनएवी में से वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होती है ना 30% की, वो माइनस करने के बाद आपकी आएगी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पर अगर कहीं लिखा जाता है ना कंप्यूटेड, तो कंप्यूटेड का मतलब होता है कि ये पूरी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूट करके दी गई है आपको। जैसे अभी हमने सैलरी पढ़ा, तो सैलरी में हम पढ़ते हैं सैलरी 5 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, पर आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा सैलरी में से ना लास्ट में आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होती है 50,000 की। कितने की डिडक्शन माइनस होती है, 50,000 की माइनस होती है। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा है सैलरी 5 लाख, तो इसका मतलब वो सैलरी है 5 लाख। बट अगर कहीं लिखा है ना इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, तो मतलब फिर भैया वो पूरा सब कुछ करने के बाद दे रखा है इनकम अंडर द हेड सैलरी दे रखा है, फिर वो आपको सीधा, ये चीज ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये मिसेज ए की जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें से अब आप कोई एनएबी में से 30% माइनस नहीं करोगे, ये बिल्कुल कर करत के आपको कितनी दी हुई है 52,000। बट ये इनकम जो है ये ए के हाथ में क्लब हो जाएगी। क्यों ए के हाथ में क्लब हो जाएगी, क्योंकि ए इसका डीम्ड ऑनर है, और इस पे क्लबिंग प्रोविजन छोड़ो, इस पे तो सेक्शन 27 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लग जाएगा, तो इस पे क्लबिंग प्रोविजन से पहले तो सेक्शन 27 लग जाएगा। तो भैया ये इनकम भी ए के हाथ में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी, यानी इस क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी भी क्या कर जाएगा, कनेक्ट कर जाएगा। मिस्टर ए गिफ्टेड 2 लाख रुपीज टू हिज माइनर सन who invested the same in a business and he derived income from income कितने रुपए, 20,000 रुपए। तो ये इनकम 20,000 की भी कहां आ जाएगी, ए के हाथ में क्लब हो जाएगी। पर अब एक बात सुनो, ए ने ऐसे ट्रांसफर करी है किसको, माइनर सन को, कितने की, 20,000 रुपए की। पर मैंने बोला था कि ये इनकम उसके हाथ में क्लब होती है, जिसकी इनकम ज्यादा होती है, मम्मी की या पापा की, उसके हाथ में क्लब होती है जिसकी इनकम ज्यादा होती है, मम्मी की या पापा की। तो यानी तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, ये जो डी वाला क्लॉज है ये सबसे लास्ट में जाके होगा, पहले इस माइनर की इनकम के अलावा पेरेंट्स के दोनों की इनकम निकाल लो, ए की इनकम भी और बी की इनकम भी, दोनों की इनकम निकालो, और फिर ये देखो कि ए की इनकम ज्यादा आ रही है या बी की इनकम ज्यादा आ रही है। डी वाले क्लॉज को बाद में जोड़ना। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए और ये डी वाला क्लॉज मान लो ए पे भी दिया हो ना, मतलब डी वाला क्लॉज अगर पॉइंट ए पे भी दिया हो, तो भी इसको आपको बाद में देखना पड़ेगा। यानी ये वाली जो इनकम होगी ना डी की, माइनर की इनकम जो होगी, ये लास्ट में क्लब होगी किसके हाथ में, वो देखा जाएगा ए के हाथ में या बी के हाथ में। जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके कॉलम में इसको जोड़ देना 20,000 को। अभी मैं नहीं बता सकता कि ये किसके कॉलम में जुड़ेगी, मिसेस ए के कॉलम में जुड़ेगी या मिस्टर ए के कॉलम में जुड़ेगी। सर मिसेस ए कहां से ले आए आप, अभी नीचे क्वेश्चन में है। मिस्टर ए का जो माइनर सन है, इसको 20,000 की इनकम और हुई है, पर ये इसने अपने स्किल टैलेंट से कमाई है, तो ये तो क्लब ही नहीं होगी, ये इसके खुद के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो पता है हम आंसर में ना 3 अलग अलग कॉलम बनाएंगे, इनकम ऑफ मिस्टर ए, इनकम ऑफ मिसेज ए एंड इनकम ऑफ द सन ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेज ए।
तो 3 कॉलम बनेंगे, मिस्टर ए की इनकम का कॉलम, मिसेज ए की इनकम का कॉलम और एक माइनर सन की इनकम का कॉलम। जो ये लास्ट वाली इनकम है ना, मैं बोल रहा हूं ये तो सीधा सीधा कहां चली जाएगी, थर्ड वाले कॉलम में, सन वाले कॉलम में, क्योंकि ये उसके स्किल टैलेंट की है। बट जो डी वाली इनकम है ना 20,000 रुपए की, ये 20,000 की जो इनकम होगी ये उस व्यक्ति के कॉलम में डाल देना जिसकी इनकम का टोटल जो आ रहा होगा वो ज्यादा आ रहा होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए को पेंशन भी मिली है 10,000 रुपए, बहुत बढ़िया, सैलरी हेड में आता ही है। उसके अलावा उनकी कोई इनकम नहीं है। मिसिज ए को सैलरी मिलती है 20,000 रुपए, उसके अलावा उनकी कोई इनकम नहीं है। अज्यूम कीजिए, examine the tax implication of each transaction and compute the total income of Mr. A, Mrs. A and their minor child, assuming कि इन्होंने 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है, यानी ये 115 BAC से शिफ्ट आउट कर गए हैं। अगर ये 115 BAC से शिफ्ट आउट कर गए हैं, इसका मतलब पता है क्या होगा, कि वो जो 1500 रुपए की डिडक्शन होती थी ना, वो मिल जाएगी। जिसके भी हाथ में ये क्लब होगी ना 20,000 की इनकम, उस पेरेंट को 15,000 की एग्जामिशन, 1500 की सॉरी एग्जामिशन मिल जाएगी। 1500 की जो बेसिक एग्जामिशन होती थी वो, मतलब बेसिक एग्जामिशन नहीं, 1500 की जो एक डिडक्शन होती थी वो उस पेरेंट को मिल जाएगी जिसकी इनकम में ये 20,000 पे क्लब होंगे, ठीक है। चलो, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखते हैं। आओ मैं यहां लिख देता हूं ICAI स्टडी मैथ क्वेश्चन नंबर 2। टेस्ट योर नॉलेज का, ये इलस्ट्रेशन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। आंसर मेरे साथ साथ बनाना। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। यहां लिखो पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखो मिस्टर ए, यहां लिखो मिसेज ए और यहां लिखो माइनर चाइल्ड। मिस्टर ए, मिसेज ए और माइनर चाइल्ड। सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ए की कितनी सैलरी थी, ए को तो पेंशन आ रही है 10,000 इंटू 12, 1,20,000। और बी को, सॉरी बी बोल रहा हूं, मिसिज ए को सैलरी आ रही है 20,000 रुपए पर मंथ, 2,40,000। कोई दिक्कत? बट मैंने बोला था ये इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है ना, अभी आपको तो पेंशन और सैलरी बताई है, कंप्यूटेड थोड़ी है ये। तो इसमें से आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी होती है, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। 50,000 इसके माइनस हो जाएंगे और 50,000 इसके माइनस हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी आ गई, मिस्टर ए की आ गई 70,000, मिसिज ए की आ गई 1,90,000। माइनर चाइल्ड का भी खाता ही नहीं खुला। अब हम आते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये आपको दी हुई है कंप्यूटेड सीधा, कितने रुपए, 52,000 जो फ्लैट से आई थी। बट मैंने बोला था वो तो क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। तो लिखो इनकम फ्रॉम गिफ्टेड फ्लैट, इनकम फ्रॉम गिफ्टेड फ्लैट, और ये 52,000 रुपए क्लब हो जाएंगे इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। और हम यहां डाल देंगे नोट 1। अब आपको ये नोट्स लिख के आने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो वो जो एफडी पे इंटरेस्ट आया था, जो इसने भतीजे के अकाउंट में घुमा दिया था, वो ए के हाथ में ही क्लब हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एफडी, यहां लिख लेना नोट 2। 45,000 रुपए इसके हाथ में ही क्लब हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। ₹45,000 इसी के हाथ में क्या हो जाएंगे, क्लब हो जाएंगे। क्लियर? चले आगे। मिसिज ए को
एक वो कमीशन आ रही थी, मिसिस ए को एक कमीशन आ रही थी, कमीशन रिसीव्ड, लिखो इसका नोट 3, वो भी इसी के हाथ में क्लब हो जाएगी 25,000। अब मुझे बताओ टोटल इनकम किसकी ज्यादा आ रही है, मिस्टर ए की या मिसेस ए की? मिस्टर ए की इनकम निकालो, 70 और 50, 70 और 52, 1,22,000, 1,22,000 और 40, 1,62,000, 1,62,000 और 20, 1,82,000 और 5,000 और 5,000 10, 192। और इसकी इनकम आ रही है 190, और इसकी इनकम तो अभी कुछ है ही नहीं। तो किसकी इनकम ज्यादा है, मिस्टर ए की या मिसेस ए की? मिस्टर ए की या मिसेस ए की? मिस्टर ए की। तो वो जो 20,000 रुपए जो माइनर सन वाले क्लब होने हैं, वो मिस्टर ए में क्लब होंगे या मिसेस ए में क्लब होंगे? सर मिस्टर ए में क्लब हो जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे एड। अब समझ में आया क्लबिंग कैसे होगी? इनकम ऑफ, पहले आपको सारा कुछ कर लेना है, ये लास्ट में आएगा बिल्कुल। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड वाली जो इनकम क्लब करोगे ना, वो बिल्कुल लास्ट में करना, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। तो यहां पे हम लिखेंगे 18,500। कोई मुझे बता सकता है मैंने 20,000 क्यों नहीं लिखा, 18,500 क्यों लिख दिया? यहां लिख दो नोट 4। और माइनर ने जो अपने स्किल टैलेंट से कमाई थी, इनकम ऑफ माइनर फ्रॉम हिज स्किल एंड टैलेंट, तो वो तो माइनर के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो हम यहां पे लिखेंगे टोटल इनकम। मिस्टर ए की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 1,92 और 18,500, 2,10,500, 1,90 और इसका 20,000। दिस इज द क्वेश्चन। नोट्स आपको लिखने वो मैं लिखवा दूंगा, बट दिस इज द क्वेश्चन। इजी, समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा लगा? क्वेश्चन सही था, जल्दी बताओ। क्वेश्चन सही था? इजी है ना? चलो लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो, इसको इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है? क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखो, नोट्स लिखो, सॉरी लिखो। नोट नंबर 1, एज पर सेक्शन 27, if any house property is transferred by individual to his or her spouse is transferred by any individual, any कहाँ गया? individual to spouse an individual to spouse for inadequate consideration, और फॉर विदाउट कंसिडरेशन। या तो आपने इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में उसको क्या करा, ट्रांसफर करा, या फिर विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर करा, मतलब या तो कंसिडरेशन लिया ही नहीं, या फिर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन से ट्रांसफर करा। then such individual is to be considered as deemed owner of such house property. Then such individual is to be considered as deemed owner of such house property. In the given question,
In the given question, Mr. A gifted a flat. Mr. A gifted a flat to Mrs. A. So, Mr. A is to be considered as deemed owner of such flat and income on such flat is received by income on such flat is received by Mrs. A, but such income shall be clubbed in the hands of Mr. A. नोट करो इसको जल्दी से. But such income shall be clubbed in the hands of Mr. A. हाँ जी, सेकंड नोट लिखो. लिखो एज पर सेक्शन 60, as per section 60, any income transferred without transfer of asset, any income transferred without transfer of asset, then such income shall be clubbed in the hands of transferor. Then such income shall be clubbed in the hands of transferor. In the given question, interest on FD, interest on FD shall be clubbed in the hands of Mr. A. Shall be clubbed in the hands of Mr. A. थर्ड नोट लिखेंगे, any remuneration so received by spouse from a concern where individual is having substantial interest individual is having substantial interest and spouse not having any
प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन professional or technical qualification, then such remuneration shall be taxable in the hands of individual. Then such remuneration shall be clubbed in the hands of individual. In the hands of individual. Clear? Then such remuneration shall be clubbed in the hands of individual. In the given question, commission of rupees 25,000. Commission of rupees 25,000 is received by Mrs. A, but it shall be clubbed. It shall be clubbed in the hands of Mr. A. But it shall be clubbed in the hands of Mr. A. Fourth note. As per section 64 subsection 1A. As per section 64 subsection 1A. Any income received by minor child. Any income received by minor child shall be clubbed and taxable in the hands of parents whose income is more. In the hands of parents whose income is more. In the given question, income of rupees 20,000 of minor child, income of rupees 20,000 of minor child shall be taxable in the hands, shall be taxable in the hands of Mr. A because his income is higher. His income is higher as compared to Mrs. A. Exemption under section 10 clause 32. Exemption under section 10 clause 32 shall be available to Mr. A of rupees 1,500 in respect of minor child. So only rupees 18,500 shall be taxable. Any income due to any income of minor child, any income of
minor child due to skill and talent of such child shall be taxable in hands of minor child. Shall be taxable in hands of minor child. तो वो इनकम आपकी टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ माइनर चाइल्ड. इन द प्रेजेंट क्वेश्चन in the present given question, income of rupees 20,000 is received by minor child due to his skill and talent, so it shall not to be clubbed. It is taxable in the hands of minor child. तो ये इनकम क्लब नहीं होगी और ये इनकम टैक्सेबल होगी किसके हाथ में? उस माइनर चाइल्ड के ही हाथ में. यहां कंप्लीट होता है आपका पूरा क्वेश्चन, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, दैट इज अलॉन्ग विद नोट्स एंड प्रैक्टिकल. ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पर पूरा समाप्त होते हैं. देखो पूरा इस तरीके से आपको प्रेजेंट करके आना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी और थ्योरी भी उसकी. ठीक है, बोलो चलो आगे, बोलो 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 बोलो. यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो. लिखा नहीं अभी? 8 नंबर का, 8 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है क्वेश्चन. क्लियर? कह रहा है मेरे को लगा 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये. हाँ 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा. चलो अब इसके बाद मेरी बात सुनो, अगला टॉपिक सुनो पहले. एक बात बताओ, मान लो मैं हूं, मान लो कोई पर्सन है, उसने अपनी स्पाउस को एसेट ट्रांसफर कर दी. ठीक है, मेरी बात आराम से सुनना वरना समझ नहीं आएगा. मान लो कोई पर्सन है, उसने अपनी एसेट, कोई एसेट स्पाउस को ट्रांसफर कर दी. अब स्पाउस ने मान लो पैसे ट्रांसफर करे, स्पाउस ने उस पैसे को बिजनेस में लगाया और उससे इनकम कमाई. वो इनकम किसके हाथ में क्लब होगी? बस मैं ये पूछ रहा हूं, वो इनकम किसके हाथ में क्लब होगी? वो इनकम किसके हाथ में क्लब होगी? स्पाउस के हाथ में. मतलब अबे स्पाउस के हाथ में मतलब वो पर्सन के हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में, जिसने एसेट ट्रांसफर करी है. स्पाउस के हाथ में थोड़ी टैक्सेबल होगी, क्लब नहीं हो जाएगी. किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? उस ट्रांसफरर के हाथ में. पर एक बात ध्यान रखना, जैसे आप ये बोल रहे हो कि स्पाउस ने उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस में लगा दिया, इट इज ओके, इट इज ओके, इट इज ओके. बट वो तभी टैक्सेबल होगी जब वो उस बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूड होगा वो पैसा. सर दोबारा बोलो. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर करी.
करी? बोलो हाँ या ना। स्पाउस ने उस पैसे को बिजनेस में लगाया, अब बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, तो मैं बोल रहा हूं वो प्रॉफिट क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ दैट ट्रांसफरर इंडिविजुअल। पर वो तब होगा अगर 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 वो पैसा जो मैंने ट्रांसफर करा था ना, वो ओपनिंग कैपिटल में इंक्लूड होना चाहिए। अब जैसे मान लो वो 1 तारीख में होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है बिजनेस जो प्रॉफिट कमाता है ना, वो ओपनिंग कैपिटल पे कमाता है। किस पे कमाता है? ओपनिंग कैपिटल पे कमाता है। यानी अगर साल के दौरान करा तो फिर वो उस साल क्लब नहीं होगा, पर अगले साल जब उसका प्रॉफिट आएगा ना, तो वो प्रॉफिट क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। इस साल में वो क्लबिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इस साल में क्लबिंग? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस साल में वो पैसा हमने साल के दौरान ट्रांसफर करा है, मैंने शुरू में ट्रांसफर नहीं करा था, साल के दौरान ट्रांसफर करा है। जैसे कमल ने कमली को कोई एसेट ट्रांसफर करी, मतलब पैसे ट्रांसफर करे, कमली ने उसे आगे बिजनेस में लगा दिया। पर कमल ने ट्रांसफर कब करा? मान लो 15 अगस्त को ट्रांसफर करा, 15 अगस्त 2023 को। तो इस साल की ओपनिंग कैपिटल जो थी 1 अप्रैल 2023 को, जो कैपिटल थी कमली के पास बिजनेस में, क्या उसमें वो कमल वाला पैसा था? नहीं था ना। तो जो 23-24 का प्रॉफिट होगा ना, वो कमल के हाथ में क्लब नहीं होगा। बट अब जब अगले साल का प्रॉफिट आएगा, तो अगले साल की ओपनिंग कैपिटल में वो पैसे जुड़ चुके होंगे जो इस साल कमल ने दिए कमली को। तो अगले साल के प्रॉफिट में फिर जो अगले साल की जो कैपिटल होगी, अगले साल की कैपिटल में वो वाला पैसा जुड़ा होगा, तो अगले साल जो प्रॉफिट आएगा ना, वो कमल के हाथ में क्लब हो जाएगा। समझ में आई बात? ओहो, रुक जाओ, आ गई, अब आ गई। मैं ये बोल रहा हूं, केस समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? मैं अभी तक ये बोला, अरे आ गई, आवाज आ गई। मैं अभी तक ये बोला कि वो पैसा आपके हाथ में तभी क्लब होगा जब वो पैसा उस व्यक्ति ने जिसने बिजनेस में लगाया ना, वो उसकी ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ था। किसमें जुड़ा हुआ था? ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ था। बात समझ में आई? सर आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने कोई गिफ्टेड अमाउंट ओपनिंग कैपिटल में क्लब करना है, नेक्स्ट ईयर से प्रॉफिट ऐड करना है? अरे नहीं, ऐसे कोई जुगाड़ मत निकालो, ऐसे कोई जुगाड़ मत निकालो। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, देखो आपने कोई एसेट ट्रांसफर करी स्पाउस को, स्पाउस ने उसे बिजनेस में लगाया, बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा। तो मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट आपके हाथ में क्लब होएगा। पर एक कंडीशन है यहाँ पे, क्लब तब होएगा जो पैसा आपने ट्रांसफर करा था ना, वो उस ओपनिंग कैपिटल में शो होना चाहिए बिजनेस की। अब आपने तो साल के दौरान करा, क्योंकि लॉ ऐसा मान के चल रहा है कि जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल जो अमाउंट होता है उस पर कमाते हैं। तो इस साल अगर मैंने साल के दौरान ट्रांसफर करा होगा तो मुझे वो क्लबिंग नहीं होगी। बट अगले साल जब दोबारा उस कंपनी में, उस बिजनेस में प्रॉफिट होगा, तो फिर तो ओपनिंग कैपिटल में मेरा वाला पैसा भी जुड़ चुका होगा ना तब तक। गेटिंग द पॉइंट? चलो मैं क्वेश्चन कराता हूं, उसी से समझ में आएगा। उसी से समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। तुमसे मिला हूं।
अरे एक क्वेश्चन करो, आराम से समझ में आ जाएगा तुमको, एक एक क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन ढूंढने दो बस मुझे। हाँ ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अ प्रोप्राइटरी बिजनेस वॉज स्टार्टेड बाय श्रीमती रानी इन द ईयर 2021। एज ऑन 1 अप्रैल 2022 हर कैपिटल वॉज 3 लाख। तो 1 अप्रैल 2022 को उनकी कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। उनके हस्बैंड ने 10 अप्रैल को 2 लाख गिफ्ट करे। अब ये ओपनिंग में तो नहीं आया है, तो 22-23 का जो प्रॉफिट होगा वो क्लब नहीं होगा किसके हाथ में? हस्बैंड के हाथ में। पर जो 23-24 का प्रॉफिट हो जाएगा ना, वो क्लब हो जाएगा किसके हाथ में? हस्बैंड के हाथ में। सिंपल है। हर हस्बैंड गिफ्टेड 2 लाख रुपए ऑन 10 अप्रैल 2022 टू हर एंड सच सम इज इन्वेस्टेड बाय श्रीमती रानी इन हर बिजनेस ऑन द सेम डेट। श्रीमती रानी अर्नड प्रॉफिट्स फ्रॉम हर प्रोप्राइटरी बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 1.5 लाख और 23-24 में कमाया 3,90,000। तो बताइए कितना क्लब होगा किसके हाथ में और कब और क्यों, वो सारा आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ICAI मैट। क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिखो ऐसे लिखो, ओपनिंग कैपिटल ऑफ बिजनेस एज ऑन 1 अप्रैल 2022 कितनी थी? वो 3 लाख ओपनिंग कैपिटल थी। हस्बैंड ने गिफ्ट करा तो हमने ऐड करा, ऐड, ये कैपिटल में ऐड तो हो गया, पर इस पे प्रॉफिट अभी क्लब नहीं होगा। ऐड, इस पे प्रॉफिट अभी क्लब नहीं होगा। ऐड गिफ्टेड बाय हस्बैंड ऑन 10th April 2022। 2022 कितना ऐड करा? 2 लाख। अब कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख। बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 कितना प्रॉफिट था? 1.5 लाख। क्या ये 1.5 लाख क्लब होगा? नहीं होगा। क्या ये 1.5 लाख क्लब होगा? नहीं होगा। बट ये प्रॉफिट भी तो हमने सुना है कैपिटल में जुड़ जाता है ना। तो अब क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2023 ये हो जाएगी आपकी 6.5 लाख। बोलो हाँ है ना। इसी को मैं बोलूंगा ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023 6.5 लाख। बोलो हाँ है ना। क्या मैं बोलूं ये प्रॉफिट जो है नॉट टू बी क्लब्ड, नॉट टू बी क्लब्ड। क्लियर? बट अब मेरी बात सुनना, अब 6.5 लाख की आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई है, हो गई। अब इस साल आपने प्रॉफिट कमाया 390। पर बेटा एक बात सोचो, एक बात सोचो, एक बात सोचो एक बात सोचो, एक बात सोचो कि अब जो 3,90,000 का प्रॉफिट आप कमाओगे, क्या मैं बोलूं 390 का प्रॉफिट तो 6.5 लाख पे है। 12 बज के बाद में देखना, 390 का प्रॉफिट तो 6.5 लाख पे है और 6.5 लाख में तो ये वाले 1.5 लाख भी है। बट मुझे इससे क्या,
भाई क्लबिंग उतने अमाउंट की होती थी ना जितना मैंने ट्रांसफर किया होगा, याद करो, क्लबिंग उतने अमाउंट की होती थी जितना मैंने ट्रांसफर किया होगा। तो मैंने, हस्बैंड ने ट्रांसफर कितना किया था, 2 लाख ना, तो यानी कि हम ऐसे इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। 390 का प्रॉफिट ये 6.5 लाख के प्रॉफिट पे है, 6.5 लाख की कैपिटल पे है। पर इस 6.5 लाख की कैपिटल में 2 लाख की कैपिटल ऐसी है जो हस्बैंड ने गिफ्ट करी थी। तो ये निकाल के बताओ कितना आएगा। ये आएगा आपका 3,90,000 डिवाइडेड बाय 6.5 लाख इंटू में 2 लाख, 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। तो आपको पता है दिस शैल बी क्लब्ड, दिस शैल बी क्लब्ड in the hands of husband in previous year 23-24, और बैलेंस जो होगा ना 390 माइनस 120, दिस शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ श्रीमती रानी। ये किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, इन द हैंड्स ऑफ श्रीमती रानी। अब समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो 6.5 लाख की टोटल कैपिटल होगी थी ना ओपनिंग कैपिटल, तो इस ओपनिंग कैपिटल में वो वाले 2 लाख है ना, तो अब इस साल जो प्रॉफिट होगा ना वो क्लब हो जाएगा। बट वो भी सारा क्लब नहीं होगा, जितना उसने पैसा ट्रांसफर किया था उसके से जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो क्लब हो जाएगा। बाकी जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या बोल रहा था उस समय। क्लियर, बोलो। यहां पे ना 2 नोट लिखो। नोट नंबर 1, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 shall not be clubbed in the hands of husband because gifted amount was not included in opening capital, was not included in opening capital. Note number 2, it is assumed that प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, हमने ऐसा मान लिया कि जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था वो बिजनेस में ही रहा, हमने निकाला नहीं, वरना तो फिर ओपनिंग कैपिटल बदल जाती ना। इट इज अज्यूम्ड दैट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23 ऑफ ₹1.5 लाख was kept in business, not withdrawn from business। हमने वो बिजनेस से निकाला नहीं है, वो अभी भी कहां पड़ा है, बिजनेस में ही पड़ा था। इफ इट वॉज विड्रॉन then opening capital shall be 5 लाख। फिर आप पता क्या करते, फिर आप ऐसे बोलते 5 लाख की कैपिटल पे 3,90,000 का प्रॉफिट है, तो 2 लाख का जो गिफ्ट था उसके हिसाब से कितना क्लब हो जाएगा और जो बैलेंस बचता वो टैक्सेबल हो जाता। फिर आप ऐसे करते। क्लियर। इसका एक ना ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन और मैं तुमको दे दूंगा, उसकी तुम प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है। बोलो 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 बोलो। क्लियर, यहां तक क्लियर? जल्दी बताओ यार।
जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। देखो यहां पर हेडिंग बनाओ क्रॉस गिफ्ट। अब ये बात समझना, देखो क्रॉस गिफ्ट मैंने वैसे तुम्हें समझा दिया था, बट मैं अब ना इसमें थोड़ी सी ना फिगर्स ऐड करके तुम्हें थोड़ा सा और क्लैरिटी देता हूं कि इसमें क्या होगा। क्रॉस गिफ्ट का टॉपिक वैसे मैंने तुम्हें समझा दिया था, बट थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं, ठीक है? मेरी बात सुनना। मैंने बोला आपसे कि प्रेम ने गोपी को एसेट ट्रांसफर नहीं करी, प्रेम ने एसेट ट्रांसफर करी राशि को, और जिगर ने एसेट ट्रांसफर करी गोपी को। तो इनकम क्लब हो जाएगी इनके हस्बैंड के हैंड में। मतलब अब मैं थोड़ा समझाता हूं फिगर्स डाल के, ठीक है? इसको समझना। मान लो प्रेम जी ने 1 सितंबर, या ऐसे रुको, 1 मई 2023 को कैश गिफ्ट दिया 8 लाख रुपए, ठीक है? किसको? राशि बेन को। और जिगर ने जिगर ने जिगर ने जिगर ने 1 अगस्त 2023 को कैश गिफ्ट दिया 9 लाख रुपए। बोलो ठीक है? बोलो। यह गिफ्ट भी छोड़ो, ऐसे समझो इसने एफडी दी और इसने भी एफडी दी, इसने भी एफडी दी है और इसने भी एफडी दी है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 9%, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%। बताओ राशि को कितनी इंटरेस्ट इनकम रिसीव होगी? राशि को कितनी इंटरेस्ट इनकम रिसीव होगी? मैं बोलूं 8 लाख के एफडी पे 10% का ब्याज मिलेगा, पर कितने महीने का? 10% तो पर एनम है, कितने महीने का मिलेगा? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अप्रैल हटा दो, 11 महीने का। तो ब्याज निकालो कितना आएगा 11 महीने का। ब्याज निकालो कितना आएगा 11 महीने का। नालायक कह रहा है 80,000। पर एनम नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना दुनिया में। यार आपका 73,333, 73,333 रुपए ये रिसीव होगा किसको? राशि को। अभी मैं क्लबिंग की तो बातें नहीं कर रहा। गोपी को कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा बताओ? इसको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी 9 लाख का 9%, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हटा दो, 8/12, 8/12 कितनी इनकम आएगी इसकी? 9 लाख
इंटू 9% इंटू 8/12, 54,000, 54,000। बोलो आए ना? क्लियर? अब तुमको पता है, मेरी बात आराम से सुनना। देखो, प्रेम ने राशि को कितने की एसेट ट्रांसफर करी? 8 लाख की। और जिगर ने गोपी को कितने की एसेट ट्रांसफर करी? 9 लाख की। ये करने का इनका पर्पस क्या था? क्योंकि प्रेम को ये पता था कि अगर मैं डायरेक्टली गोपी को एसेट ट्रांसफर करूंगा तो मेरे हाथ में इनकम क्लब हो जाएगी। तो प्रेम ने एक तरीके से राशि को 8 लाख की एसेट पहुंचाई ताकि उसका बेनिफिट किसको मिले? गोपी को। और इधर से जिगर ने 9 लाख की एसेट गोपी को दी ताकि बेनिफिट किसको मिले? राशि को। 8। ये बात समझ में आ रही है? तो जितना मैचिंग अमाउंट होता है ना, उतना क्लब होता है। क्या बोला मैं? देखो, जिगर ने गोपी को 9 लाख की एसेट ट्रांसफर करी है, ठीक है, बट प्रेम ने राशि को कितने की एसेट ट्रांसफर करी है? 8 लाख की ना। तो अगर प्रेम डायरेक्टली भी गोपी को करता तो कितने की एसेट ट्रांसफर करता? 8 लाख की ना। तो इस इंटरेस्ट में से जितना इंटरेस्ट 8 लाख पे बनता होगा, वो इंटरेस्ट गोपी से निकलकर क्लब हो जाएगा प्रेम के हाथ में, और बाकी इंटरेस्ट जो है वो गोपी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। और इधर से तो ये जो पूरा 8 लाख का इंटरेस्ट बैठ रहा है, ये क्लब हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ जिगर। समझ में आया मैंने क्या बोला? जल्दी बताओ। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर प्रेम राशि को ऐसे ट्रांसफर ना करता, डायरेक्टली गोपी को भी करता, तो कितने की करता? 8 लाख की करता ना। तो उसने उधर 8 लाख की तो ट्रांसफर करा ताकि बेनिफिट इसको कितने का? भाई गोपी को कितने का बेनिफिट एक तरीके से मिल रहा है? 8 लाख की एसेट पे। गोपी को इंटरेस्ट तो मिल रहा है 9 लाख पे, पर उसमें से जो जितना उसके हस्बैंड वाला जो उसने उधर लोचेबाजी की हुई है वो कितना है? 8 लाख ना। तो गोपी के हाथ में से जो इंटरेस्ट आया है उसमें से सिर्फ 8 लाख पे जो ब्याज बनता होगा वो क्लब हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा प्रेम के हाथ में। बाकी गोपी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, जब दो बंदे क्रॉस गिफ्ट करते हैं ना, तो ऐसा समझ लो जो लोअर अमाउंट होता है उस पे जो इंटरेस्ट बैठता है वो उनके अपने अपने हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाए। बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो लोअर अमाउंट होता है, क्योंकि जो मैचिंग अमाउंट होता है ना वो क्लब होगा, जो अनमैच्ड अमाउंट है वो क्लब नहीं होगा। अपने को मैचिंग करनी है, जो मैच्ड अमाउंट होगा ना वो क्लब हो जाएगा, जो मैचिंग अमाउंट नहीं होगा वो क्लब नहीं होगा। प्रेम ने राशि को एसेट ट्रांसफर करी है, राशि को बोल रहा हूं मैं, प्रेम ने राशि को एसेट ट्रांसफर करी 8 लाख की। अगर ये गोपी को भी करता डायरेक्टली तो कितने की करता? 8 लाख की ना। तो गोपी कितने पे इंटरेस्ट कमाती? 8 पे ना। तो इतने इंटरेस्ट में से जितना इंटरेस्ट 8 लाख का बनता है, आप 8 लाख पे निकाल लो और वो क्लब कर दो प्रेम के हाथ में। समझ में आ गया? और ऐसे इधर जिगर ने तो एसेट ही ट्रांसफर कितने की करी है? 9 लाख की। जिगर ने एसेट कितने की ट्रांसफर करी है? 9 लाख की। बोलो हाँ है ना? जिगर ने एसेट कितने की ट्रांसफर करी है? 9 लाख की। तो इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा, इस 9 लाख के इंटरेस्ट में से 8 लाख का इंटरेस्ट प्रेम के हाथ में क्लब होगा सिर्फ, और इधर जो इसको 8 लाख पे इंटरेस्ट मिल रही है इसके जिगर के हाथ में क्लब हो जाएगा। हाँ, रेट वेट सब लेना है, रेट वेट सब सेम लेना है, कुछ नहीं लेना। मैं आपको बता रहा हूं कैसे होएगा, सुनो 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 सुनो। देखो, गोपी को इंटरेस्ट मिला कितना है? 9 लाख पे मिला है ना। आप इसका देखो, ये 54,000 का इंटरेस्ट 9 लाख पे है, तो 8 लाख पे कितना होगा? निकालो। 54,000 का इंटरेस्ट 9 लाख पे है, तो 8 लाख पे कितना होगा? बताओ ये कितना आ रहा है? 54,000 का इंटरेस्ट 9 लाख पे है, तो 8 लाख पे कितना होगा? 48,000। तो मैं बोल रहा हूं ये जो 48,000 होगा ना, ये क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ प्रेम। और 54,000 में से जो 8,000 बचेंगे, 48,000 माइनस कर देंगे, जो 6,000 बचेंगे ना, ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ, ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ गोपी। और ये जो पूरा इसका तो 8 लाख का इंटरेस्ट है, दिस शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ जिगर। इसकी इनकम तो इसके हस्बैंड के हाथ में क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। 8 लाख का इंटरेस्ट। समझ में आ गया? यानी इधर से
48,000 क्लब हो जाएगा इसके हाथ में, और इधर से 73,333 क्लब हो जाएगा इसके हाथ। क्लियर 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 क्लियर। लिखो, एक नोट लिखो। इफ देर आर टू ट्रांजेक्शंस, नोट बाद में कर लेना, अभी लिंक रहेगा तुम्हारे पास। इफ देर आर टू ट्रांजेक्शंस and they are interconnected in part, and they are interconnected and part of same transaction, बट मैचिंग में तो 10% लेना चाहिए ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखते उसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखते, अमाउंट पे मैचिंग करनी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैचिंग नहीं करनी होती। पीपल यूज्ड टू डू दिस ट्रांजेक्शन, टू डू these type of transactions to avoid clubbing, so in this case clubbing provision is applicable. Clubbing provision is applicable only to the extent of income of matching amount of cross gift. I am talking about matching amount, not rate of interest. Matching amount of cross gifts in the given question. In the given question, matching amount was ₹7 lakh। 7 लाख था, 8 लाख था, 8 लाख था ना, 8 लाख था, कितना था, 8 लाख था। मैचिंग अमाउंट वॉज ₹8 lakh। सो इंटरेस्ट ऑन 8 lakh ओनली received by Gopi shall be clubbed in the hands of प्रेम। तो 8 लाख पे जो इंटरेस्ट बैठता होगा वो क्लब हो जाएगा किसके हाथ में, प्रेम के हाथ में। सर अगर राशि का अमाउंट ज्यादा आ रहा होता तो फिर हम उसे गोपी वाले से कंपेयर करते हैं। हाँ, अगर मान लो प्रेम ने राशि को 11 लाख ट्रांसफर करे होते, मान लो देखो इस बंदे ने 11 लाख ट्रांसफर करे होते, इसने 9 लाख करे होते, तो क्या करते, तो फिर इसका इंटरेस्ट हम क्या करते, 73,333 का इंटरेस्ट 11 लाख पे है, बताओ 9 लाख का कितना होगा, वो जो आता उसे क्लब कर दो। समझ में आ गई बात, बोलो हाँ है ना। यहां आपका क्लबिंग खत्म होता है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, एक पार्ट खत्म हो गया चैप्टर का, क्लबिंग। अब हमें करना है इसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, तो वो अगली क्लास में करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस, थैंक यू सो मच, क्लियर, बाय बाय।